का कवर चढ़ा हुआ है, तो जब तक क्लेश है तब तक तो मिलता ही रहेगा। कुछ विचारक अपने ढंग से विचार करते होंगे, पर सांख्य योग के परिप्रेक्ष्य में यदि विचार करते हैं तो ऐसा है कि क्लेश ही मूल है जो कि जन्म श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। क्लेश खत्म तो कर्मा से भी कर्म का फल दे नहीं सकता। बाकी प्रारब्ध जो है ना वो तो मिल जाएंगे, पर आगे जो फल मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। प्रारब्ध माने जो कर्म हमें ये शरीर मिला है किसी कर्म के कारण से, तो इस शरीर के साथ जुड़े हुए जो हमें ज्ञान भी हो गया और इस शरीर में हमारे को कोई वो हो गया, कैंसर हो गया, वो तो भोगना ही पड़ेगा। 60 वर्ष की आयु में 60 वर्ष की आयु में 50 वर्ष में हमने बुरे कर्म किए। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो चुके हैं, अपना काम शुरू कर चुके, जैसे कर्मों से ही तो शरीर मिला, कर्मों से ही हमारे को ये शरीर मिला है, तो ये कर्म प्रारब्ध के तहत मिला है। प्रारब्ध माने कर्मों के फल के रूप में, कर्मों का फल के रूप में ये शरीर मिला। और ये शरीर जो है जब तक रहेगा तब तक सुख दुख मिलते रहेंगे, पर क्लेश खत्म हो गए तो फिर आगे जो कर्म बच भी गए वो भी फल नहीं दे सकते, ऐसा मतलब दार्शनिक विचारधारा में एक बात चल रही है। हाँ, मनुष्य योनि में ही सारी योनियों के कर्म करते हैं और उन्हीं के अनुसार सारी योनियों में जाते हैं। जिस योनि का वेग अधिक होगा वहीं चला जाएगा। वहाँ पर जाने का मतलब वेग ढीला होना, ये नहीं कि और ज़्यादा बढ़ना। उस कर्म का वेग ढीला हो जाता है, इसलिए फिर वापस मनुष्य में लौट कर आ जाते हैं। ये ऐसे कोई नहीं बता सकता है कि इसका क्या होगा। मतलब मूल चीज़ें खोजी गई हैं, वो बता रहे हैं। जैसे मेरा वेग है बहुत ज़्यादा, गाय के शरीर में चला गया, अभी मैं गाय के योनि वाले कर्म कर रहा हूँ, तो उसमें जा कर के वो वेग ढीला हो जाता है, इसलिए वापस लौट करके मनुष्य में आता हूँ। ये नहीं कि मतलब और बढ़ गया मेरा वेग उसमें। बुरी चीज हमारे अंदर बढ़ी, खत्म होने के लिए दूसरी योनियों में जाते हैं और वो जैसे ही खत्म होती है फिर हम लौट के वापस। हाँ, ऐसे मतलब वो एक वेग के तहत उसमें चले जाते हैं और वेग उस योनि में जाने से हमारा ढीला हो जाता है। क्यों? गौरेव कथम भविष्य थी नहीं, गो थोड़ी, गाय जो है गौ किमपि न करोती, कुछ नहीं कर रही है, वो तो केवल अपने प्रारब्ध का जो फल है वो भोग रही है। उनको एक वो बन गया, वो गाय का शरीर मिल गया, उसके तहत वो जो कुछ भी वो हो रहा है, सेवा दुष्सेवा जो भी करती रहती है। उसके अंदर ऐसा कोई कर्माशय नहीं बनता है कि उसके द्वारा फिर उसको पुण्य अपुण्य मिलेगा, कि बहुत ज़्यादा दूध पिलाएगी तो ज़्यादा पुण्य बन गया। वर्तमान काल में जो प्रतिक्रिया के तहत उसको सुख दुख तो बढ़ ही जाते हैं। उदंड हो तो उसकी पिटाई होती है, और जो है सामान्य रूप से शूद्राणाम अनिर्वसितानाम, अनिर्वसित और निर्वसित दो प्रकार के शूद्र हैं। निरवसान बहिष्करणम कुतो, पात्र से, जिनके भोजन करने पर संस्कार से भी पात्र शुद्ध नहीं होते, वो निर्वसित। न निर्वसिता अनिर्वसिता, अनिर्वसित शूद्रवाचिनाम शब्दानाम द्वंद्व एकवद भवति तक्षयस्कारम रजक तंतुवायम है। देखो तक्ष और अयस्कार जो है ना, इनको भी शूद्रवाची मान रहे हैं, पर ये शिल्पीवाची भी है एक प्रकार के, तो शरीर से हैं। पात्र में भोजन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मांस खा रहा हो, अब उस पात्र में आपको खिलाएं भोजन,
तो आप कहोगे कि भाई ये तो मैं तो इसमें नहीं खाऊंगा। हाँ, प्रक्षालनम कृत्वा भी न खादयिष्यामि, हैं। तो फिर कोई कहे कि इसको अग्नि में डाल देते हैं, शुद्ध हो जाएगा, फिर तो खाओगे। बोल ना भाई मैं नहीं खाऊंगा, इसमें अग्नि में डाल लो चाहे कहीं डाल लो, हैं। ये है संस्कारेणापि न शुध्यति। पानी में उबाल देते हैं फिर तो खा लोगे। बोल नहीं। तो जलती हुई अग्नि में डाल देते हैं फिर तो खा लोगे। बोल फिर भी नहीं खाऊं। तो यही कहा है कि पात्रात यही भुक्ते पात्रम संस्कारेणापि न शुध्यति ते निर्वसिता न निर्वसिता निर्वसिता। अनिर्वसित शूद्रवाचिनाम शब्दानाम द्वंद्व एकवद भवति तक्षयस्कारम रजक तंतुवायम है। रजक तंतुवायम, रजक ये जो है ना, धोबी को रजक कहते हैं, तंतुवाय जुलाहे को कहते हैं। अनिर्वसिता नाम इति किन चंडाल मृतपा। अच्छा, ये तो निर्वसित शूद्र हैं। ये जो हमने उदाहरण दिए ना, शूद्राणाम अनिर्वसित शूद्र हैं। और निर्वसित शूद्र कौन से हैं? चंडाल मृतपा, मरे हुए का खून पीने वाले, मृतपा। चंडाल और मृतप का द्वंद्व किया ना, एकवत भाव नहीं हुआ। मृतप का अर्थ है मरे हुए का खून पीने वाले। तो वो जो उनके पात्र होंगे ना, उनको अग्नि में शुद्ध करने पर भी उनके पात्र शुद्ध नहीं होंगे। उनको मान लेंगे कि अशुद्ध ही हैं। हाँ, इनके पात्रों को तो शुद्ध कर सकते हैं। तक्षयस्कार गवास्व प्रवृत्तिनि कृते एकवद भावानि द्वंद्व रूपाणि साधुनि भवन्ति। गवास्वम गवाविकम गवैडिकम अजाविकम अजैडिकम कुब्ज वामनम कुब्ज कैरातकम पुत्र पौत्रम स्वचंडालम स्त्री कुमारम दासी माणवकम साटी पिच्छकम। ये सारे जो है ना, गवास्व प्रवृत्ति एकवद भाव के वे द्वंद्व साधु होते हैं। जैसे गो अश्व का गवास्व बन गया, अवंगादेश हो रहा है, अवंग स्फोटायनस्य। गवाविकम, अविकम भेड़, गवैडकम एड का भी भेड़ को ही कहते हैं, अजाविकम अजैडकम कुब्ज वामनम। कुब्जा और वामन होता है ना, कुबड़ा और वामन छोटा, इनका द्वंद्व कर दिया ना, कुबड़ा और ठिगना। कुब्ज कैरातकम, कैरातक भील आदि होते हैं। पुत्र पौत्र स्वय चंडालम, कुत्ता और चंडाल, स्त्री और कुमार, दासी और माणवक, शाटी और पिच्छकम झालर होता है ना, उसके धोती आदि के किनारे पर। उष्ट्र खरम, उष्ट्र सशम, उष्ट्र और खर, खर तो हाँ खरगोश। कहाँ बोलते हैं खर? खर मानी खरगोश, खर मानी गधा होता है। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। खर तो गधा को कहते हैं, सही कहा इन्होंने। ऊंट के साथ खर तो गधा ही आना चाहिए, पर आगे ससम भी दे रखा है। अच्छा, ये भी एक बात, ये भी इन्होंने एक बात सही कह दी। लोक भाषा से शब्दों के अर्थ पता लगते हैं, महाभाष्य में लिखा है। लोकाधीन नहीं, लोक में जो अलग अलग देशीय भाषा है ना, उनमें जो शब्द बोले जाते हैं उनसे पता लग जाता है कि शब्द का अर्थ क्या है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि लोक भाषा में खरा खरा खरगोश के लिए बोलते हैं, तो उससे पता लगता है कि यहाँ खर का अर्थ खरगोश, पर खर का अर्थ गधा भी होता है। यथा खरस चंदन भारवाही। और मूत्र शकृत, शकृत माने मल, मूत्र पुरीशम का भी वही अर्थ है। यकृत और मेद, मांस और शोणित, दर्भ और शर, दर्भ और पूतिक। पूतिक तृण होते हैं जिनसे सोम, पूतिक तृण। अर्जुन वृक्ष और शीरीष, ये भी वृक्ष है। तृणोलपम, तृण और उलप कहते हैं
घास को। उपल नहीं, उलप। उलप तो घास ही होती है, उपल होता है पत्थर। दासी दास कुटी कुटम, भागवती भागवतम, गवास्व प्रदेश यथोच्चारितम द्वंद्ववृत्तम। जैसा इसमें उच्चारण कर दिया वही लेना है। रूपांतर हेतु नायम विधिर्भवती। जैसे गोश्वम गोश्वौ, यहाँ पर गो को अश्व के परते अवंग नहीं हुआ तो यहाँ पूर्व रूप हो गया, तब विभाषा द्वंद्व हो जाएगा अगले सूत्र से ना। पशु द्वंद्व विभाषा एव भवती। पशु द्वंद्वों का विकल्प कहा है वही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसा रूप यहाँ पढ़े हैं ना वैसा ही यहाँ पर कहा है। द्वंद्व रूपाणी साधुनी भवंती। गवास्व प्रतिषु कृत एकवाद भावानी, कर दिया है एकवद भाव जिनको, बहुब्री है ये। कृत एकवद भावानी द्वंद्व रूपाणी साधुनी भवंती। गवाश्वम गवाविकम गवैडकम, अजाविकम अजैडकम, कुब्ज वामनम कुब्ज कैरातकम। किरात शब्द से कैरातक बना दिया है। ठीक है, किरात तो यथा किरात करिकुंभजत भील होता है। कैरातक उन्हीं का कोई संबंधी है, किरात का संबंधी कैरातक। श्लोक याद है? यथा किरातस करिकुंभजातम परित्यज्य मुक्ताम बिभर्ति गुंजाम है। जो जिसके गुणों को न जानता है, नवेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तस्य निंदाम सततम करोति। हैं, जो उसके गुण को नहीं जानता ना उसकी निंदा करता है। यथा किराति करकुंभ जाताम मुक्ताम परित्यज्य बिभर्ति गुंजाम। करिकुंभ मुक्ता होता है क्या? हाथी के मुक्ता पैदा होता है, पैदा होता है। करिकुंभ जात मणि को छोड़ करके किराती है ना, वो कहेगा लाल लाल चिरमटी होती है ना, वो गुंजा लाल लाल नहीं होती, छोटी सी। हाँ, तो कहते हैं कि उसको तो पकड़ रहा है, और वो जो करिकुंभ जात जो मुक्ता है उसका कहना नहीं मेरे को तो ये नहीं चाहिए। दो यदि उसके सामने रखे ना, भील के सामने, तो मोती को रिजेक्ट कर देगा और उसको स्वीकार करेगा। वो गुण को नहीं जानता। विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन। वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी अश्ववर्ड पूर्वापर अधरोत्तर, इनका द्वंद्व विकल्प से एक भाव होता है। जैसे वृक्षवाची लिए जाएंगे, प्लक्ष नग्रोदम प्लक्ष नग्रोदा विकल्प से एक भाव हो रहा है ना। रुरूप प्रिशतम रुरूप प्रिशता ये मृगवाची हैं। कुशकाशम ये तृणवाची हैं। कुशकाशा व्रीहि एवं धान्यवाची हैं। मृग तो यही हिरण, कुश और काश, हाँ मुंज अलग है। हाँ यही झुंडे जो उखाड़ते थे पहले। हाँ, कुशकाशम कुशकाशा व्रीहि एवं व्रीहि अवा, व्रीहि एवं व्रीहि अवा। दधिघृतम दधिघृते, गोमहिषम गोमहिषा, तित्तिरी कपिंजलम तित्तिरी कपिंजलाः, अश्ववड्वम अश्ववड्वौ, पूर्वापरम पूर्वापरे, अधरोत्तरम अधरोत्तरे। तो ये शब्द ऐसे ही प्रयोग कर दिया। अश्ववड्व का दूसरा रूप अश्ववड्वौ, पूर्वापरम पूर्वापरे, अधरोत्तरम अधरोत्तरे, विकल्प से एक भाव हो गया। यहाँ पर एक वार्तिक है, बहु प्रकृति वैवा बहुत संख्या युक्ता वर्ती पदार्था प्रकृति कारणम यस्य, ऐसा समास है। बहु प्रकृति का मतलब बहुत संख्या युक्त वर्ती पदार्थ, जो समस्यमान पदों का जो अर्थ है वो वर्ती पदार्थ। जैसे हम राजपुरुषा का वर्ती पदार्थ कहें राज्याम पुरुषा, तो राज्याम में जो बहुवचन है ये राज्याम। बहु प्रकृति बहुत संख्या युक्त वर्ती पदार्थ
कारण हैं जिसके, जिसके किसके, जिस द्वंद्व के अर्थ के। वर्ती पदार्थ समस्यमान पद का अर्थ, ऐसा जो द्वंद्व का अर्थ है बहुप्रकृति द्वंद्व कहलाएगा। बहुप्रकृति ये द्वंद्व का विशेषण है, बहुरी समास होकर बहुत्व संख्या युक्त वर्ती पदार्थ कारण है जिसका, जिसका किसका, जिस द्वंद्वार्थ का, वो बहुप्रकृति। तदर्था विधायित्वा द्वंद्वो भी बहुप्रकृति। हाँ, बहुत्व संख्या युक्त वर्ती पदार्थ कारण है जिस द्वंद्व के अर्थ का। वर्ती पदार्थ बोल रहा हूँ ना, समस्यमान पद। बहुप्रकृति द्वंद्व समास का विशेषण है। बहुत्व संख्या युक्त एतस्य उदाहरणं पूर्वं भवति। जैसे उदाहरण येषां बहुप्रकृति रेव द्वंद्व एकवत भवति न द्विप्रकृति, जैसे बदरामल के। अब यहाँ पर बदरामल के, बदरम च आमलकम च बदरामल के बन गया। बहुप्रकृति यदि हो ना तो बदराणी च आमलकानी च इति बदरामलकम। ये जो समस्यमान पद है बहुत संख्या युक्त है, यहाँ पर बदराणी च आमलकानी च इति बदरामलकम एकवत भाव हो गया। विकल्प से एकवत भाव हो जाएगा ना। रथिका स्वारोहौ, ये वार्तिक है ना, केवल इस सूत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे प्रकरण की अपेक्षा से है। पूरे प्रकरण में हम कह कर के आए हैं, जैसे यू का लिक्षय किसका उदाहरण था, क्षुद्र जंतवा का था। तो बहुप्रकृति होने पर समस्यमान पद बहुत संख्या युक्त होंगे, युकाश्च लिक्षाश्च, तब तो हो जाएगा उस सूत्र से एकवद भाव। हाँ, और एक युका और एक लिक्षा, तब एकवद भाव नहीं होगा, युका लिक्षे द्विवचन हो जाएगा। कुल मिलाकर क्यों समझो कि बहुवचनांत शब्द होंगे और उनका द्वंद्व समास करेंगे तो एकवद भाव होगा, और एक वचनांत का करेंगे तो नहीं होगा। इसका कुल मिलाकर के भाव तो ये है। जैसे एक व्रीहि और एक यव, तब तो हो गया द्वंद्व समास, इतरेतर योग द्वंद्व। बहुवचन व्रीहयश्च यवाश्च इति व्रीहि यवम, किस में आ गया, धान्यवाची हो गया ना। कुश और काश है, जैसे कुशश्च काशश्च, कुश काशो बन गया, लेकिन बहुवचन में बोलेंगे तो कुश काशम हो जाएगा, यू का लिक्षम हो जाएगा। हंस चक्रवाकौ, हंस और चक्रवाक ये वो है, शाश्वत वैर में आता है क्या, हंस और चकवा। हाँ, अब एक हंस और एक चक्रवाक, तब तो द्वंद्व हो जाएगा, इतरेतर योग द्वंद्व। और यदि बहुत सारे हंस और बहुत सारे चक्रवाक हैं तब विकल्प से हो जाएगा, हंस चक्रवाकम हंस चक्रवाकाः। हाँ, चकवा, चकवा चकवी ऐसे बोलते हैं ना, चकोर। ठीक हो गया। अब जैसे प्लक्ष और नग्रोध, एक एक पेड़ को द्वंद्व के रूप में कहोगे। एक प्लक्ष का पेड़ एक नग्रोध का है तो प्लक्ष नग्रोध हो। बहुत सारे प्लक्ष और बहुत सारे नग्रोध हैं, प्लक्ष नक्रोधम और प्लक्ष नक्रोधा, विभाषा वृक्ष मृग सूत्र लग जाएगा। ये पूरे प्रकरण में जिस सूत्र का जो विषय है ना, जैसे इसमें तो विभाषा है, विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य, पर जैसे कहीं विकल्प नहीं है, ऊपर आया ना, ये ऊपर आया है, जैसे क्षुद्र जंतवा में विकल्प नहीं है तो वहाँ यू का लिक्षम ही बनेगा। यूकाश्च ते लिक्षाश्च इति, यूकाश्च लिक्षाश्च इति यू का लिक्षम। यूका और लिक्षा का द्वंद्व किया बहुप्रकृति, तो एकवद भाव हो गया यू का लिक्षम। और यदि एक यू का एक लिक्षा कहेंगे यू का लिक्षे बन जाएगा। मैं ये कह रहा था कि कहीं इस सूत्र का विषय आएगा ना तो वहाँ विकल्प होगा। प्रकृत सूत्र जो पढ़ रहे हो आप, विभाषा वृक्ष मृग, तो इसमें जैसे व्रीहि यवो, यहाँ तो एक एक के लिए तो व्रीहि यवो, और बहुत के लिए व्रीहि यवम व्रीहि यवाहा। ऐसे कुशकाशम कुशकाशा, कुशकाशम में ये इसी सूत्र से कार्य होगा ना। तृणवाची है, तृणवाची में विकल्प कहा है
तो कुश कासम और कुश काशा। कुश काशव तो ये एक एक कुश और काश को बताने के लिए जब होगा तब कुश काशव, बहुवचन में जब होगा तो कुश काशम कुश काशाहा विकल्प होगा। हाँ, हंस चक्रवाकों में जो येषां च विरोधा शाश्वती का उस सूत्र का विषय बनेगा। फलादीनां द्वंद्वो अनेन लक्षणांतरेण वा एकवद भाव बहु प्रकृति रेव एकवद भवति। ऐसा कह रहे हैं बहु प्रकृति ही एकवद को प्राप्त होता है, न द्विप्रकृति। ठीक है, बहु प्रकृति रेव बहुत्व संख्या युक्त वर्ती पदार्थ कारण है जिस द्वंद्वार्थ का, वो बहु प्रकृति द्वंद्व होगा। और उसके अर्थ का अभिधायी होने से जिस द्वंद्वार्थ का वो अर्थ बहु प्रकृति और उस अर्थ का अभिधायी होने से द्वंद्व भी बहु प्रकृति। पद्मंजलि में एक पंक्ति लिखी है, उसको मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। बहो बहुत्व संख्या युक्ता वर्ती पदार्थ प्रकृति कारणम यस्य द्वंद्वार्थस्य, माने बहु प्रकृति द्वंद्वार्थ, द्वंद्व का अर्थ हुआ और उस अर्थ का विधायी होने से द्वंद्व भी बहु प्रकृति हो गया। ये स्वतंत्र लक्षण नहीं है, दूसरे लक्षणों से जो विधान किया गया उसी का एक व्यवस्था दे रहा है। हैं, लक्षणांतर का शेष है ये जो वार्तिक है स्वतंत्र वार्तिक नहीं है। बहु प्रकृति द्वंद्व एक वद होता है ना कि द्विप्रकृति द्वंद्व। ये यूँ कह रहे हैं कि दो बेर और दो आंवले, इसको बहु प्रकृति द्वंद्व कहें या द्विप्रकृति द्वंद्व कहें। बदरौ च बदरे च आमलके च, ऐसी स्थिति में क्या करें? बदरामलकम बदरामलकम हो जाना चाहिए, फिर एक वद भाव हो जाना चाहिए। जातिर प्राणी नाम से यहाँ पर एक वद भाव, जातिर प्राणी नाम से एक वद भाव, जातिर प्राणी नाम। अब प्राणी जाति को हाँ न्यास में तो ये लिखा है बहुवचनांत व प्रकृति यस्य बहु प्रकृति। बहुवचनांत प्रकृति है, वर्ती पदार्थ बहुत्व युक्त होना चाहिए। ये है ना, वर्ती पदार्थ के साथ बहवा शब्द जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुवचनांत प्रकृति है जिसकी, तो दो दो में तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा, तीन से शुरू हो जाएगा। मान लो 3 बदर 3 आंवले, तब हो जाएगा। हैं, समझ गए भाई? 3 बदर और 3 आंवले तो बहुवचनांत हो जाएगा। युकालिक्षे में क्षुद्र जंतवा व्रीहि यवो कुशकासम में दोनों जगह यही सूत्र लगेगा। रुरूप पृषतौ हंस चक्रवा को ये सूत्र नहीं लगेगा। बदरा अमल के, अच्छा द्वे बदरे द्वे आमल के, बदरामल का हो जाएगा बस, वो सूत्र का कार्य नहीं हुआ। हाँ जी, प्रत्युदाहरण दिए हैं ये। बहु प्रकृति रे द्वंद्व, ये तो सूत्र के उदाहरण दे ही दिए, जहाँ जहाँ उदाहरण थे, जहाँ जहाँ सूत्रों के कार्य हुए वो दे ही दिए। यहाँ केवल प्रत्युदाहरण बन रहा है।